Hi guys, hope you are doing well and you are learning and हमें उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और वीडियोस को आप जरूर वॉच करते होंगे और स्लोली अपना कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे होंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो जिसे हमें समझना है, क्योंकि इन चीजों का आपके साथ लगाव वो लंबे समय तक चलने वाला है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री से इंटरेक्शन करोगे, तब तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे टॉपिक आपके साथ चलेंगे। पहला टॉपिक जो है हम आज डील करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड आइंस्टीन लॉ ऑफ रिलेटिविटी इक्वल mc स्क्वायर। और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर एक्सप्लोशन में के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो डाल्टन का है, क्या वो सेटिस्फाई करता है लॉ आइंस्टीन के नियम को? क्या वो सेटिस्फाई करता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को? क्या वो सेटिस्फाई करता है रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को? सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, दूसरा देखेंगे आइसोबार और आइसोटोप एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या आइसोबार और आइसोटोप पर भी लागू होता, नहीं लागू होता तो क्यों? ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक आज कवर करेंगे, फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन आइसोटोप, आइसोबार एंड आयनिक कंपाउंड में हम ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हम डील करेंगे, व्हाई एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर इन फ्रैक्शन नंबर। यानी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फ्रैक्शन नंबर में क्यों होते हैं। जैसे 35.5 लिखा है, 63.5 लिखा है कॉपर का, बोरान का 10.8 लिखा है, मैग्नीशियम का 24.3 लिखा। आखिर ये फ्रैक्शन में क्यों है? क्योंकि ना तो प्रोटॉन फ्रैक्शन में होते हैं, ना तो न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में होते हैं। तो जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में होते नहीं हैं तो न्यूक्लियर मास आखिर क्यों फ्रैक्शन में होते हैं, ये चीज हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड आइंस्टीन लॉ ऑफ रिलेटिविटी इक्वल mc स्क्वायर। ओके, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप जानते हो कि मास ऑफ, फर्स्ट है लॉ कंजर्वेशन। ठीक है, तो मास ऑफ लॉ कंजर्वेशन एंड वर्सेस इक्वल mc स्क्वायर, इसके बीच का संबंध क्या है? क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? तो लॉ मास ऑफ, आप जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट्स इक्वल होते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट के ये इक्वल होते हैं। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो H2O बना, तो इसका 2, इसका 16 और इसका 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम, तो 18 यानी 16 + 2 = 18 ग्राम है। तो मास ऑफ कंजर्वेशन तो यहाँ लागू हो रहा है, लेकिन क्या इक्वल mc स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, आइंस्टीन के लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? क्योंकि आइंस्टीन का लॉ क्या बताता है कि यहाँ एनर्जी जो है, एनर्जी, ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, नहीं एनर्जी मतलब हीट में कन्वर्ट हो सकती है, हीट भी एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी अगर जो ऐसा कहा जाए, एज पर आइंस्टीन इक्वल mc स्क्वायर है, नहीं m इक्वल क्या होगा, m इक्वल क्या होगा E/c स्क्वायर के। यानी m को चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। कब कन्वर्ट किया जा सकता है? वो यदि क्या नाम है, इसको प्रकाश, जो लाइट वेलोसिटी है उसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको मास को हम ये पूरा मास जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में।
तो कैसे, तो जब मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा, तो सबसे बड़े रिएक्टर जो होते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लॉयशन है, न्यूक्लियर एक्सप्लॉयशन है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है, जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। बहुत सारा, इसका मतलब मास नष्ट हो जाता है, बहुत सारा मास नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मास इक्वल हो जाती है एनर्जी के, बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन में और रेडियो एक्टिव में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम नहीं करता है, क्योंकि काफी मात्रा में ये मास जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। तो याद रखिएगा कि आइंस्टीन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो डाल्टन का है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन क्या सवाल अब यह आपका उठता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में जहां पर एनर्जी पैदा होती है। तो मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड है, XYZ कंपाउंड है, ठीक है, XYZ कंपाउंड है, और ये कंबशन होता है, तो पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में कोई कार्बन डाइऑक्साइड और क्या नाम है, ये इतना समझ लीजिए कि कोयला है, समझ लीजिए, ठीक है, कोयला ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन को जब जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया जाए कि 5000 किलो जूल जो है एनर्जी पैदा होती है। तो 130, तो यहाँ पर भी तो इतनी एनर्जी निकली है। तो जब एनर्जी निकली तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ आइंस्टीन एनर्जी कन्वर्ट हो जाना, मास को कन्वर्ट हो जाना चाहिए एनर्जी में। लेकिन क्या ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी पैदा हो रही है, क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होता है कि नहीं आता? तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में लागू होता है। क्यों लागू होता है? उसके कारण ये है कि ये जो एनर्जी है, लगता तो ये 5000 किलो है, ठीक है, किलो जूल है, मगर कंपेयर टू द, अगर जो इस तरह से आप इसको लिख लें, यम बराबर इक्वल सी स्क्वायर के होता है, सी स्क्वायर के, और ये आपकी इतनी निकली है 5000, ठीक है। तो कितना आप सोचते हो एनर्जी का लॉस हुआ होगा? 5000 किलो जूल है, 5000 किलो जूल को मान लिया जाए आप, ओके ऐसे रहना दो। और ये क्या नाम है, वेलोसिटी आप जानते हो इसकी 3 × 10⁸ होती है, जो लाइट वेलोसिटी होती है। और इसको अगर जो आप मल्टीप्लाई करो तो 5000 अपॉन 3 × 3 3 9 हो जाएगा, 9 × 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 0 घट जाएंगे, 3 0 घट जाएंगे, ठीक है, 5/9 × 10⁻, ऐसे लिख सकते हो। ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -16 में से +3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 -30। तो देखा जाए तो ये अपने आप में इतनी कम मास है कि इतना लिखोगे आप, 13 0 लगाओगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 5, ठीक है। वो भी इसको 5 से डिवाइड कर, 9 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 950.9 5 और फिर 5 जो 9, इतना करीब आएगा पॉइंट, ये इसके करीब इतना आएगा, यानी 13 0 आप लगाएंगे तब जाकर के इतना के करीब आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो मास है बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में जो है कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। इसलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में माने नहीं रखता, उसमें तो जो है डाल्टन लॉ काम करता है, ठीक है। लेकिन किसमें नहीं काम करेगा, किसमें नहीं काम करेगा? विशेष करके, क्यों? विशेष करके उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोशन में, जहां न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होगा, जहां पर रेडियो एक्टिव
एक्टिविटी होगी, वहां पर नहीं हो, क्योंकि वहां पर जो मास है वो बहुत मात्रा में जो है कन्वर्ट होता है, लाखों करोड़ों में जो है कन्वर्ट होता है, इसके कारण से जो है वो मास पर अफेक्ट आता है। ठीक है, सो होप यू हैव गॉट इट। और दूसरा टॉपिक हम देख लेंगे आइसोबार और आइसोटोप एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्सेस आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप एंड आइसोबार। क्या आइसोबार में ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि आइसोटोप जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन दो रूपों में पाया जाता है, एक ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 के रूप में पाए, ये दो आइसोटोप। और उसी प्रकार से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ठीक है, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। तो इसमें 1H1, इसमें 1H2 और इसका 1H3 होता है। ठीक है, इस तरह से तमाम आइसोटोप पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन का ले लो तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन एक 35 है और एक क्लोरीन 37 है। ठीक है, तो क्या आइसोटोप में ये रिएक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होगा कि नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होगा अगर जो एक ही टाइप का एलिमेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन 16 लिया गया है तो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहां पर लागू होगी। या तो इसका मीडियम निकाल लिया गया हो, ठीक है, मीन निकाल लिया गया हो। मीन मतलब हो गया कि आगे हम आपको भी सिखाने वाले हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा अगर जो ऑक्सीजन 16 लिया गया है तो उस पर लागू होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो इनमें सब में लागू होगा, समझ के याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मास में कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन एक लॉ और आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है, प्रोपोर्शन, ठीक है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ है वो इन पे लागू नहीं होता है। क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि जैसे आप अगर जो एक एलिमेंट लेते हो तो उस पर लागू होगा, एक ही प्रकार का। ऑक्सीजन 16 है उस पर लागू होगा, ऑक्सीजन 18 पर लागू होगा, लेकिन कहे तो फ्रैक्शन वाले हैं उन पे लागू नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना, लागू क्यों नहीं होगा उसकी वजह है क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या बताता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, वो उसके एटॉमिक मास के मल्टीपल में वो होता है, लेकिन ये मल्टीपल नहीं होंगे जो फ्रैक्शन होगा। तो इस पे लागू नहीं होगा। अगर जो 35.5 लिखा हुआ है क्लोरीन, तो इस पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर जो क्लोरीन 35 लिखा है तो इस पे लागू होगा। अगर जो क्लोरीन 37 लिखा है तो उस पे लागू होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब पे लागू होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर मास का मैटर है। ठीक है, ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है, एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन फाइंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 30 से ओके 35। ठीक है, 35 क्लोरीन 35। ठीक है, और या
इस तरह से लिखा है। और एक लिखा है 17 क्लोरीन 30.55, ठीक है। अब बताइए इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे। तो ऐसे केस में अगर जिस तरह से लिखा है 17 क्लोरीन 35 और 17 लिखा है, तो इसमें तो आप समझ जाओगे एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन इक्वल क्या होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 17 यानी 17 हो गया, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास से जो है एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के तो प्रोटॉन डिवाइड घटा देंगे आप, तो एटॉमिक मास इसमें 35 है तो इसमें 17 आप घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। ये यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 18 हो जाएगी। 18 न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन इसमें 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। लेकिन अगर जो क्लोरीन इस तरह से लिखा है क्लोरीन 35.5 लिखा है, तो इसमें तो आप प्रोटॉन आप वही बताएंगे जो 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आप यही बताएंगे 17 है, मगर न्यूट्रॉन मुश्किल है यहाँ बताएं, क्योंकि न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता, न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता है। यहाँ तो 30.5 क्यों लिखा गया है, ये एवरेज निकाला गया है। जैसे नेचर में क्लोरीन 35 जो है कितने परसेंट नेचर में पाई जाती है, वो करीब 75% पाई जाती है, 75% पाई जाती है। और क्लोरीन 37 जो है वो नेचर में 25% पाई जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन 35% इसका, 35 का 35% निकालो, इसका 37 का 25% निकालो, फिर जोड़ दो तो इतना आएगा 30 उसको जोड़ करके मीडियम निकाल देंगे तो 35.5 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्योंकि ये जो लिया गया है ये अक्रेंस के जो जितना अक्रेंस जिसकी मात्रा होती है उस मात्रा का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से लिखा गया, इसलिए यहाँ न्यूट्रॉनों को ध्यान में रख करके नहीं लिखा गया है एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास किसको लिया गया है मीडियम लिया गया है, किसका क्लोरीन 35 और 37 का, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें आप फ्रैक्शन में नहीं कह सकते, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन ज्यादा आप इसमें कितना कह सकते हो, इतना 18 कह सकते हो, मगर 18.5 नहीं कह सकते, ठीक है। आपको नहीं कहना है कि 18.5, क्योंकि कोई भी नाइदर न्यूट्रॉन नाइदर प्रोटॉन नाइदर इलेक्ट्रॉन ये फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालना होगा तो कंपाउंड एक प्योर एलिमेंट से निकालोगे, ठीक है, या तो क्लोरीन 35 से या क्लोरीन 37 से निकालोगे न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसी में एक क्वेश्चन और है कि आयनिक कंपाउंड में और आइसोबार में, ओके आइसोबार देख लेते हैं। आइसोबार क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आइसोबार उनको कहते हो जिसके एटॉमिक मास बराबर होते हैं लेकिन एलिमेंट अलग अलग होते हैं। अभी आइसोटोप में देखा है कार्बन ही के तो 3 रूप हैं, कार्बन कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, 3 तो आइसोटाइप टोप हैं, एक ही टाइप के हैं इसलिए आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार मतलब बार मीन्स होता है वेट, तो जिनका केवल वेट बराबर है, मास बराबर है, ठीक है, मास बराबर है, बाकी वो अलग अलग हैं, एलिमेंट अलग अलग है, उनको आइसोबार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन है, आर्गन ले लिया जाए और पोटेशियम, आर्गन का भी 40 होता है और पोटेशियम का भी 40 होता है, ठीक है। अब ऐसे केस में जब जो है तो इसमें आप क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मालूम होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। और तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये इस पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी होगा मास उसमें से आप क्या कर देंगे, जो
इसका एटॉमिक नंबर दिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उसको आप माइनस कर देंगे, उसी से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन आपका आता है आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड समझ लीजिए। आयनिक कंपाउंड में ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन NPE इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ओके, NaCl। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो मेटल नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड मान लिया NaCl दिया है, सपोज क्वेश्चन दिया है फाइंड नंबर ऑफ N, P and E in NaCl, MgCl2 और HCl और NaOH और Na2CO3 और H2SO4, इस तरह के आ जाए। और इसमें से आपको मेटल्स में क्या निकालना है, आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, तो मान लिया जाए सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो NaCl को आप क्या कर देंगे, आयनिक कंपाउंड बना दे, तो आयन बन जाएंगे क्लोरीन। ठीक है, माइनस क्लोरीन। तो सोडियम का आपको मालूम है 23 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ Na होता है 23। ठीक है, तो और एटॉमिक नंबर कितना होता है इनका, एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, सोडियम का। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब एटॉमिक मास है 23 माइनस 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, यहाँ देखना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, एक प्लस है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 यानी 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, MgCl2 दिया है, यदि MgCl2 दिया है, MgCl2 दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको भी आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम और इसका बैलेंस इसके साथ है, तो ये जो आयन बनेंगे वो +2 और क्लोरीन -1 बनेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम में अगर जो आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन पूछा है कि मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन Mg+2, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में इसी तरह से बनेंगे, आप याद रखिएगा। तो आयनिक कंपाउंड है Mg2 आपका हो गया, तो Mg2 में कितने होते हैं, Mg का 12 होता है। ठीक है, तो 12 माइनस एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर इनका 12 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है, एटॉमिक मास 24 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मास आपको कुछ एलिमेंट्स के हमेशा याद करके रखना है। कभी कभी दे रहेंगे एग्जाम में, कभी नहीं देंगे, तो आपको ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन
कंपटीशन एग्जाम में, जेई मेंस जैसे एग्जाम में नहीं देंगे सब कंपाउंड के, ज्यादातर संभावना रहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? जितना एटॉमिक नंबर है 12 और जितना आयन बना है यानी प्लस है तो -2 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक। एटॉमिक नंबर किसका निकाल रहे हैं आप? मैग्नीशियम का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर जो एटॉमिक नंबर आप इसमें क्लोरीन का निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में निकालना, क्लोरीन आयन में निकालना हो इसमें, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? आप जानते हो क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक मास, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी E इक्वल क्या हो जाएगी? 17 माइनस ये 17, ये माइनस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लिया है किसी से, ठीक है। तो लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, याद रखिएगा, और देने वाला हमेशा धनी होता है। इसने मैग्नीशियम ने दिया है इसलिए प्लस है, और इसने लिया है किसी से इसीलिए इस पर माइनस है। तो माइनस ने लिया है तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या आप बता देंगे आप? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है 24 में से आप 17 घटा देंगे, निकल जाएगा। 17 क्यों घटाएंगे? 18 क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या घटाई है, तो प्रोटॉनों की संख्या में कोई इफेक्ट नहीं आता है आयनिक कंपाउंड में, केवल किसमें इफेक्ट आता है? इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट आता है। तो इसमें 24 में से ओके सॉरी, मैग्नीशियम का क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, और ये एटॉमिक मास होता है 35, ठीक है, सॉरी 35 में घटाएंगे आप। 35 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपकी कितनी आ गई? 35 से 15 से 7 के 8, ठीक है। 35 में से 17 निकाल देंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी? प्रोटॉनों की संख्या केवल 17 आएगी, ठीक है, केवल 17 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं। इसमें अगर जो देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? P इक्वल कितनी है? जितनी एटॉमिक नंबर है 12 है, ठीक है। तो जो एनायंस होते हैं, कैटायंस जो होते हैं जिसमें प्लस वाला चार्ज है, उसमें हमेशा जो है माइनस हो जाएंगे। जितना आयन लगे होंगे उतना माइनस हो जाएंगे, और एनायंस में उतने आयन जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। जिसमें माइनस चार्ज होगा उसमें आयन जुड़ जाएंगे, जिसमें प्लस चार्ज होगा उसमें आयन माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड के आप क्या निकाल लेंगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमने आपको बता दिया क्यों फ्रैक्शन में होते हैं, उसका कारण है आपको बता चुके। क्योंकि नेचर में जो कंपाउंड होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं, जो आइसोटोप होते हैं, वो उनका जो प्रेजेंस होता है, अकरेंस होता है, वो अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरीन है, क्लोरीन नेचर में 75% है, 35 क्लोरीन जो है जिसका मास 35 होता है वो 75% है, तो 75% इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से 37% होता ये क्लोरीन 25% का 25% निकाल लेते हैं, तो जो एवरेज आता है वो आपको बनता है 30.5%, ठीक है। 30.5 ग्राम बनता है। इसी प्रकार से कापर है, कापर प्रकृति में 69% है, 21% 69% कौन सा है? 63 वेट वाला, मास वाला, और 65 मास वाला जो है 31% है। इसके कारण से ये फ्रैक्शन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये मत सोच लेना कि फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या नाम है, कंप्लीट होल डिजिट में होते हैं, ठीक है। सो होप you have understood all this concept. If you have any doubt, please write to me. Thank you.